बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पिरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बाबर नदीम है। डियर एस्पिरेंट्स, आज हमारा 24वां लेक्चर है सीपीसी का और आज हमने रूल 14 से 18 पढ़ना है। फ्रीज से नसार, फ्रीज पेश करदा ये क्या होती है, इंशाल्लाह हम इसको डिटेल में देखेंगे। डियर एस्पिरेंट्स, आज माशाल्लाह जो 69 में से 54 प्रोसिक्यूटर सिलेक्ट हुए थे, आज उनका फंक्शन था, उनकी सेलिब्रेशन के लिए वो इकट्ठे हुए थे। अल्लाह उनको कामयाब करे और इंशाल्लाह आपकी भी हमने इसी तरह से सेलिब्रेशन करनी है। बस आप कंटिन्यू रखें। देखें, पहले 27 आउट ऑफ 27 जजेस और उसके बाद अब 54 प्रोसिक्यूटर आउट ऑफ 69। और आपको पता है एवरी डे कोई ना कोई हमें खुशखबरी मिलती है कि कोई बंदा एक पोस्ट पे सिलेक्ट हो गया, कोई किसी और पोस्ट पे सिलेक्ट हो गया। तो ये सब क्या है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि जजेस की टीम जो है वो प्रॉपरली आप लोगों को गाइड कर रही है। तो आपको बताना ये चाहता हूँ कि नेक्स्ट आपकी टर्न है, बी रेडी फॉर डैट। और प्लीज शेयर किया करें नॉलेज को। थैंक यू सो मच। तो हम जो है वो शुरू करते हैं कि रूल 14 टू रूल 18 जो है वो हमने पढ़ना है। अच्छा, थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये जो रूल्स हैं ये बेसिकली इस चीज़ के बारे में है कि एक जो डॉक्यूमेंट है कोर्ट में वो कब आएगा, किस वक्त आएगा, कैसे आएगा, और अगर वो नहीं आएगा तो उसके कंसिक्वेंसेस जो हैं वो क्या होंगे। ये हमें बताता है कौन, रूल 14 से लेके रूल 18 तक जो है वो हमें जो है वो ये बताता है। बेसिकली रूल 14 से रूल 17 बताते ये हैं कि कोई डॉक्यूमेंट किस तरह आएगा, और रूल 18 उसकी पेनल्टी बताता है कि अगर वो नहीं आएगा तो उसका जो है वो अफेक्ट क्या होगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, इधर मैंने कुछ लिखा है, ये टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट बीइंग प्रोड्यूस्ड आर इंटेंडेड टू बी प्रोड्यूस्ड इन कोर्ट। ये क्या है कि कोर्ट में किस किस्म के डॉक्यूमेंट जो है वो, या कोर्ट में कौन से डॉक्यूमेंट पेश किए जा सकते हैं, या किन के बारे में कहा जा सकता है, मैं इसको पेश करना चाहता हूँ। बेसिकली इधर से पढ़ते हैं। कहते हैं दस्तावेज जो मुद्दई या मुद्दाले के कब्जे में हैं और वो उनको अदालत में पेश भी कर सकता है। पहली बात ये है कि मुद्दई या मुद्दाले, प्लेंटिफ या डिफेंडेंट के पास एक डॉक्यूमेंट है जो उसके कब्जे में है और वो उसको अदालत में पेश भी कर सकता है दावे के वक्त या जवाब दावा दाखिल करते वक्त। ठीक है। अच्छा, दूसरी कैटेगरी वो है कि वो दस्तावेजात जो मुद्दई या मुद्दाले के कब्जा में हैं मगर वो किसी वजह से फिलहाल अदालत में पेश नहीं कर सकता, मगर पहली डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग पर वो अदालत में जो है उनको क्या करेगा, पेश कर देगा। यानी पहली कैटेगरी ये थी कि डॉक्यूमेंट उसके कब्जे में था, ठीक है, उसके कब्जे में था तो वो उसको पेश भी कर देगा। दूसरी कैटेगरी ये है कि डॉक्यूमेंट उसके कब्जे में है लेकिन वो किसी वजह से पेश नहीं कर सकता, या वो किसी और के कब्जे में है लेकिन वो उसको पेश कर सकता है एट अ लेटर स्टेज। ठीक है, एट अ लेटर स्टेज। तो ये दूसरी। और तीसरी कैटेगरी क्या है कि दस्तावेज जो मुद्दई के कब्जा में नहीं है और किसी और के कब्जे में है और मुद्दा अदालत के जरिए अदालत में पेश करवाना चाहता है। अब ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो उसके कब्जे में भी नहीं है लेकिन वो अदालत में क्या करवाना चाहता है, पेश करवाना चाहता है। ठीक है, ये कौन सी कैटेगरी है, तीसरी कैटेगरी है। अच्छा, इसकी क्या मिसाल हो सकती है? मसलन मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, यूनियन काउंसिल का रिकॉर्ड, रेवेन्यू का रिकॉर्ड, पटवारी का रिकॉर्ड। ये ऐसा डॉक्यूमेंट है, ऐसा रिकॉर्ड है जो उसके कब्जे में नहीं है लेकिन वो अपने केस के लिए उसको अदालत में पेश करवाना चाहता है। तो ये इसकी जो है वो एग्जाम्पल आ गई। तो आपको पता चला कि कोर्ट में जो डॉक्यूमेंट पेश होने चाह रहे हैं उसकी तीन सिचुएशन हैं। एक वो है कि उसके कब्जे में डॉक्यूमेंट है, दूसरी सिचुएशन ये है कि उसके कब्जे में वो पेश नहीं कर सकता या उसके कब्जे में नहीं है लेकिन वो उसको पेश कर सकता है लेटर स्टेज पे। ठीक है, और तीसरा जो है वो क्या है कि उसके कब्जे में नहीं है लेकिन वो कोर्ट के थ्रू उस डॉक्यूमेंट को क्या करवाना चाहता है, पेश करवाना चाहता है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब मैं थोड़ी सी और उर्दू पढ़ता हूँ। वो कहता है चाहे कोई दस्तावेज पेश की जा रही है,
चाहे वो फ्री के कब्जे में है और वो उसे पेश कर देगा, चाहे दस्तावेज फ्री के कब्जा में ना है मगर वो उसे पेश करवाना चाहता है, जरूरी है वो हर दस्तावेज का एक फरिस्त में इंदराज करे। भाई डॉक्यूमेंट आपके पास हैं तो भी इंदराज करना है उस लिस्ट में। अगर डॉक्यूमेंट आपके पास है, आप पेश नहीं कर सकते, बाद में पेश कर देंगे तो भी इंदराज करना है। अगर डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है और आप किसी और से अदालत के थ्रू पेश करवाना चाहते हैं तो भी उसका इंदराज करना है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मुद्दई है तो उसने कौन सी वो फरिस्त में उसका इंदराज करना है, उसको कहेंगे ऑर्डर 7 रूल 14। ऑर्डर 7 रूल 14 जिसको हम फरिस्त नसार, फरिस्त मुनसरा भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। बेसिकली वो कौन सी है, वो है लिस्ट अंडर ऑर्डर 7 रूल 14। और अगर मुद्दा ले है तो उसने किस रूल के तहत पेश करनी है, ऑर्डर 8 रूल 1 के तहत उसने क्या करनी है, उसको जो है कोर्ट के अंदर क्या करना है, उसने पेश करना है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं इससे पहले कि मैं आपको वो गो थ्रू करें हम रूल 14 से लेके 17 तक, मैं आपको लिस्टें दिखाना चाहता हूँ कि वो किस तरह से जो है वो लिस्ट किस तरह की होती है, जो फरिस्त पेश करदा और जो वो मुनहसरा है वो किस तरह की होती है, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। डियर फ्रेंड्स, देखिए जरा, मैंने आपके लिए ढूंढी है ये लिस्ट, ठीक है। होप कि आपको नजर आ रहा है। ये देखें, ऊपर लिखा है नमूना फरिस्त जेरे ऑर्डर 7 रूल 14, नमूना फरिस्त जेरे ऑर्डर 7 रूल 14। अच्छा जी, जो मुद्दई मुद्दा हमरा, ठीक है, अर्जी दावा जवाब दावा पेश करेगा, यानी ये जिसने भी पेश करनी है, ये बेसिकली अगर मुद्दले ने पेश करनी है तो यहाँ पे जेरे ऑर्डर कौन सा आएगा, जेरे ऑर्डर 8 रूल 1 आएगा। और अगर मुद्दई ने पेश करनी है तो फिर जेरे ऑर्डर 7 रूल 14 आएगा। ये लिखने की जरूरत नहीं थी मुद्दले, और जवाब दावा लिखने की जरूरत नहीं थी, ये मुद्दई की फरिस्त है। डिफेंडेंट की जो फरिस्त है वो उसने ऑर्डर कौन सा था, ऑर्डर 8 रूल 1 के तहत उसने देनी थी, ठीक है। आगे अदालत का नाम आ गया, उसके बाद ठीक है अर्जी दावा, क्या तुम अच्छे जी, अर्जी दावा मुकदमा बानवान, ये आ गया। इधर देखिए, क्या तुम अर्जी दावा के साथ कुछ दस्तावेजात दाखिल कर चुके हो तो लिखो। ये आप अमूमन लिखते हैं, यहाँ पे वो जो दस्तावेज आपने कोर्ट में दाखिल कर दी हैं उसको कॉलम नंबर किस में लिख दें, 1 लिख दें। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, इसका ना कोई स्पेसिमन नहीं है ऑर्डर 7 रूल 14 की लिस्ट का, जो कि सीपीसी में दिया हो या हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर में दिया हो, तो वो डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट थोड़ा सा डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये वो बात थी जो डॉक्यूमेंट उसके पास थे, और जो वो प्लेट के साथ अनेक्स कर रहा है वो कहाँ पे लिखेगा बच्चों, 1 2 3 करके कहाँ पे लिख देगा, इधर लिख देगा। और दूसरे खाने में या तुम और दस्तावेजात पेश करोगे जो तुम्हारे कब्जा इख्तियार में है और किस किस के कब्जे में, या वो दस्तावेजात जो तुम खुद पेश करवा सकते हो लेकिन तुम्हारे इख्तियार में है, या तुम किसी से लेके उसको पेश कर दोगे खुद से, तो उसको कहाँ पे इंदराज करना है, उसका दूसरे में इंदराज करना है। और तीसरा, क्या तुम दीगर दस्तावेजात पर इस्तदलाल रखने का इरादा रखते हो, और कौन कौन किस किस के, यानी जो तुम किसी और से पेश करवाने के हक में हो। तो डियर एस्पिरेंट, आपको पता चल गया ये 3 किस्म की दस्तावेजात जो हैं वो फरिस्त नमूना फरिस्त ऑर्डर 7 रूल 14 में जो है वो दर्ज करनी है। पहली जो है वो कौन सी है, वो डॉक्यूमेंट्स जो आप अर्जी दावा के साथ लगा रहे हो। दूसरी कौन सी फरिस्त होगी, जो बाद में आप खुद से पेश कर दोगे एट द डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग। और तीसरी कौन सी होगी, जो कि किसी के कब्जे में है और वो अदालत के थ्रू आप क्या करवाना चाहते हैं, उसको पेश करवाना चाहते हैं। तो इसी तरह कौन सी फरिस्त होगी, इसी तरह कौन सी लिस्ट होगी एक और, वो ऑर्डर 8 और रूल 1 की होगी, ठीक है।
तो हो कि आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई है। ठीक है, तो भाई अभी तक मैंने आपको बच्चों क्या बताया, मैंने आपको बताया कि तीन सिचुएशंस हो सकती हैं। एक दस्तावेजात प्लेंटिफ के कब्जे में है या डिफेंडेंट के कब्जे में है और उसने प्लेंट के साथ अनेक्स कर दी है, उसका भी अंदराज करना है लिस्ट में पहले कॉलम में। उसके बाद एक और है, वो उसने जी डॉक्यूमेंट उसके कब्जे में नहीं है लेकिन वो पेश करवा सकता है, या उसके कब्जे में है वो पेश नहीं कर सकता, वो दूसरे कॉलम में लिख देने हैं। तीसरे कॉलम के अंदर उसने वो लिख देने हैं जो किसी और के कब्जे में है और वो अदालत में पेश करवाना चाहता है। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद हमने देखा कि अगर प्लेंटिफ है तो उसकी लिस्ट होगी ऑर्डर 7 रूल 14 की, और अगर वो डिफेंडेंट है तो ऑर्डर 8 रूल 1 की। वो लिस्टें जो है वो मैंने आपको क्या कर दी हैं, वो मैंने दिखा दी हैं। ठीक है, अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको वो रूल्स पढ़ाऊं, आपके ज़हन में क्वेश्चन आ रहा होगा, जैसा क्यों, क्या जरूरत थी ये फरिश्ते साथ लगाने की, वैसे भी तो डॉक्यूमेंट लगाए जा सकते थे ना। तो अब इसकी जो है इसकी लॉजिक सुने कि क्यों जरूरी है डॉक्यूमेंट जो है उनका इंदराज करना जो है वो क्यों जरूरी है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट एंड पर्पस ऑफ द लिस्ट अंडर ऑर्डर 7 रूल 14 एंड ऑर्डर 8 रूल 1। असूल ये है कि एक फ्री को बवक्त शहादत वजरा इस बात का इल्म होना चाहिए कौन कौन सी दस्तावेजात मुतवक्किल तौर पर उसके खिलाफ पेश हो सकती हैं, लिहाजा वो ज़हनी तौर पर बवक्त शहादत या जरा उन दस्तावेजात के बाबत सवाल का जवाब देने के लिए तैयार रहे। ठीक है, तो ये है इसका ऑब्जेक्ट कि अदर पार्टी मस्ट नॉट बी एट सरप्राइज। भाई अगर डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास है तो कोर्ट में लगा दो, दे दो, लिस्ट में लिख दो। अगर नहीं है दे दोगे तो भी लिख दो। अगर डॉक्यूमेंट तुम नहीं दे सकते, तुम कोर्ट के थ्रू मंगवाना चाहते हो तो भी लिख दो। और मकसद क्या है कि दूसरी पार्टी मस्ट नॉट बी एट सरप्राइज, उसको पता हो कि ये अपना केस साबित करने के लिए या अपने डिफेंस पे ये कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके आएगा, ताकि मैं भी उसकी तैयारी कर लूं कि मैंने उसका जो है वो क्या जवाब देना है। तो बच्चों होप कि आपको जो है मेरी बात की जो है वो समझ आ गई है कि इन लिस्टों का असल में मकसद क्या है। ठीक है, अच्छा आगे है, अगर कोई दस्तावेज जिसका मज़कूरा फहरिस्त में जिक्र ना हो उनको बाद में पेश ना किया जा सकता है। ठीक है, अलबत्ता एक दरखास्त पर इजाफी शहादत ज़ेरे ऑर्डर 13 रूल 2 दी जा सकती है। अगर अदालत समझेगी तो इजाफी शहादत पेश करने की इजाजत दे दी जाएगी। अच्छा, अब एक्सेप्शन क्या है कि एक डॉक्यूमेंट ना उसने साथ लगाया और ना उसने उस पर रिलाय किया, ना इस्तदलाल किया, और फिर बाद में वो अगर वो डॉक्यूमेंट पेश करना चाहता है तो वो कोर्ट को क्या देगा, एक एप्लीकेशन देगा अंडर ऑर्डर 13 रूल 2। और कोर्ट क्या करेगी कि कोर्ट जो है वो गुड कॉज को देखते हुए उसको अलाउ कर सकती है। ठीक है, तो लेकिन पेनल्टी की आपको समझ आ गई। और ये पेनल्टी कहाँ पे लिखी हुई है कि वो बाद में डॉक्यूमेंट नहीं दे सकता, ये लिखा हुआ है ऑर्डर 7 रूल 18 में। इंशाल्लाह हम पढ़ते हैं अभी उसको। ठीक है, ऑर्डर और ऑर्डर 13 रूल 2 तो ये कहता है ना कि बाद में परमिशन के साथ भी दे सकते हैं, लेकिन रेमडी रूल 18 में दी हुई है। ठीक है, बेसिकली ये उसके कंसिक्वेंसेस है। अच्छा, एक फायदा तो मैंने आपको ये बता दिया ना, other party must not be surprised about the document expected to be produced against that party। लेकिन अब जो दूसरा जो है उसका बहुत बड़ा बेनिफिट, वो लिस्ट को प्रिपेयर करने का, कौन सी लिस्ट, ये वाली लिस्ट को प्रिपेयर करने का दूसरा जो बहुत बड़ा फायदा है वो क्या है, मज़कूरा फहरिस्त का एक और मकसद और फायदा है कि अदालत में पेश होने वाली दस्तावेजात को महफूज किया जा सके, ताकि बाद में कोई ये ना कहे कि जज साहब मैंने अदालत में एक दस्तावेज पेश की थी जो अब मिसल पर मौजूद ना है। देखिए, जब एक मिसल जो है उसका यहाँ पे अंदराज हो जाएगा इस लिस्ट के अंदर पहले खाने में, तो अगर वो उतर जाएगी बाद में तो फौरन इस लिस्ट को देख के पता चल जाएगा कि उसने दावा दायर करते वक्त वो डॉक्यूमेंट साथ लगाया था या नहीं लगाया था। मेरी बात समझ आ गई आपको? ठीक है, या फिर एक फरीक ये कि पहले ये दस्तावेज मिसल पर मौजूद ना थी, बाद में मिसल में शामिल की गई। या कोई ये भी कह सकते हैं जनाब इसने जो लिस्ट दी थी उसमें तो ये डॉक्यूमेंट लिखा ही नहीं हुआ था, लेकिन अब ये बाद में डॉक्यूमेंट इसने पेश किया है। ठीक है, तो लिहाजा कानून ये है कि अच्छा जी ये समझ आ गई। अच्छा, अब करना क्या है,
हाईकोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर ये कहते हैं कि मज़कूरा जो लिस्ट होगी ये वाली, ये डुप्लीकेट होगी। क्या होगी? डुप्लीकेट होगी। फ्रिस्ट मज़कूरा डुप्लीकेट की सूरत में अदालत में दाखिल की जाएगी। अदालत का रीडर फ्रिस्ट के मुताबिक दस्तावेजात को चेक करेगा। रीडर क्या करेगा? रीडर ये चेक करेगा कि जो डॉक्यूमेंट इसने यहाँ लिखे हैं क्या इसके मुताबिक इसने डॉक्यूमेंट लगाए हैं। अगर उसने लगाए हैं तो वो इसके ऊपर भी साइन करेगा रीडर, और जो डुप्लीकेट होगी उसके ऊपर भी साइन करके दूसरी पार्टी को देगा, ताकि दूसरी पार्टी के पास भी प्रूफ हो जाए कि मैंने कोर्ट में एक डॉक्यूमेंट दे दिया है और मुझे उसकी रसीद मिल गई। अच्छा जी, अदालत का रीडर फ्रिज के मुताबिक दस्तावेजात को चेक करेगा और उसके बाद अगर दस्तावेजात फ्रिज के मुताबिक हैं तो वो उस फरिस्त पर दस्तखत करेगा और डुप्लीकेट फरिस्त पर दस्तखत करके फ्री को देगा, ताकि फ्री के पास भी सबूत हो कि उसने अदालत में कौन कौन सी दस्तावेजात पेश कर दी हैं। बच्चों बोलो मेरी बात की समझ आ गई? दूसरा फायदा समझ आया? और ये कहाँ पे बात लिखी हुई है रीडर के साइन करने के लिए? ये हाईकोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर वॉल्यूम 1 चैप्टर 1 पार्ट जी। आपको नॉलेज दे रहा हूं, जरूरी नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये सब कुछ लिखना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब जो हम इसको पढ़ लेते हैं, इंशाल्लाह आप देखिएगा आपके लिए कोई मसला नहीं होगा, आपको समझ आ जाएगी। अभी आप ये कॉन्सेप्ट अपने ज़हन में रखिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं जी आ, 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 अच्छा बच्चों, वो मैंने आपको जनरल कॉन्सेप्ट तो दे दिया ना, अब हम उसकी इंग्लिश भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि जारी बात है पेपर तो आपने इंग्लिश में अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो रूल 14 कहता है प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑन विच प्लेंटिफ सूज, वेयर अ प्लेंटिफ सूज अपॉन ए डॉक्यूमेंट इन हिज पोजेशन और पावर, पोजेशन और पावर, ये कॉलम 1 एंड 2 की बात हो रही है। He shall produce it in the court when the plaint is presented and shall at the same time deliver the document or a copy thereof to be filed with the plaint। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि जब वो मसलन व्हेन वेयर अ डॉक्यूमेंट सू अपॉन अ डॉक्यूमेंट इन पोजेशन पावर ही शैल, वो ना सिर्फ वो डॉक्यूमेंट साथ में नेक्स्ट करेगा बल्कि उसकी एक कॉपी भी जो है वो क्या करेगा, वो देगा, जो कि कोर्ट में जो है उसके साथ जो है वो क्या करेगी, वो लगेगी, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलें जी, इसको दोबारा पढ़ लेता हूँ। वेयर अ प्लेंटिफ सूज अपॉन अ डॉक्यूमेंट इन हिज पोजेशन और पावर, ही शैल प्रोड्यूस इट इन द कोर्ट व्हेन द प्लेंट इज प्रेजेंटेड एंड शैल एट द सेम टाइम डिलीवर द डॉक्यूमेंट और ए कॉपी देयरऑफ टू बी फाइल्ड विद द प्लेंट। वो असल डॉक्यूमेंट भी पेश करेगा और फिर साथ में उसकी एक कॉपी भी पेश करेगा जब वो प्लेंट को प्रेजेंट कर रहा होगा, ताकि वो प्लेंट के साथ जो है वो लग सके, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है जी, उसके बाद द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वेयर ही रिलाइज ऑन एनी अदर डॉक्यूमेंट्स वेदर ही इन हिज पोजेशन और पावर और नॉट एज एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ हिज क्लेम, ही शैल एंटर सच डॉक्यूमेंट इन ए लिस्ट टू बी एडेड और नेक्स्ट टू द प्लेंट, ठीक है। वो क्या करेगा कि अगर कोई डॉक्यूमेंट उसके पोजेशन में नहीं है, कब्जे में नहीं है, तो वो क्या करेगा, उनका अंदराज करेगा कहाँ पे, एक लिस्ट के अंदर, और वो यही तो लिस्ट है जो हम बार बार बात कर रहे हैं, यही तो लिस्ट है जिसमें उसका अंदराज करेगा और कोर्ट में क्या करेगा, उसको पेश कर देगा। होप कि आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई है, ठीक है। उसके बाद रूल 15 क्या कहता है, वो कहता है द स्टेटमेंट इन केस ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट इन पोजेशन और पावर, वेयर एनी सच डॉक्यूमेंट इज नॉट इन पोजेशन और पावर ऑफ द प्लेंटिव, ही शैल इफ पॉसिबल स्टेट इन हुज पोजेशन और पावर इट इज। देखें, अगर वो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट कह रहा है जो उसके कब्जे में नहीं है लेकिन वो पेश करना चाहता है या कोर्ट के थ्रू पेश करवाना चाहता है, वो कोर्ट को ये भी बताएगा कि वो डॉक्यूमेंट किसके कब्जे में है, ठीक है। इधर देखें ना जरा, इधर क्या तुम दीगर दस्तावेजात पर इस्तदलाल रखने का इरादा रखते हो, तो कौन कौन और किस किस के कब्जे में, इसी तरह या तुम और दस्तावेजात पेश करोगे जो तुम्हारे कब्जा इख्तियार में है और किस किस के कब्जे में है, ठीक है। समझ आ गई? तो हो कि आपको मेरी बात की जो है वो समझ जो है वो आ गई है। तो बच्चों ये था बेसिकली किसके बारे में कॉन्सेप्ट, उसके बारे में जो है वो उसके बारे में कॉन्सेप्ट था जो फ्रिस्त नसार के बारे में, मुनहसरा के बारे में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये है
कि ये बड़ा इजी है। सूट ऑन लॉस्ट negotiable instrument, where the suit is founded upon a negotiable instrument, it is proved that the instrument is lost and an indemnity is given by plaintiff to the satisfaction of the court against the claim of any other person. Such instrument the court may pass a decree as it would have passed if the plaintiff had produced the instrument in court when the plaintiff was presented and had at the same time deliver a copy of the instrument to be filed विद द प्लेंट। देखो मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूँ। एक शख्स ने एक चेक की बुनियाद पे दावा किया है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ना। अच्छा, अब ये जो चेक है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये क्या है? ये जिसके पास होगा वो उसका क्या बन जाएगा? वो उसका मालिक बन जाएगा, वो उसको कैश करवा सकता है, उसकी बुनियाद पे दावा कर सकता है। अब बात ये है कि एक बंदे का चेक गुम गया और वो कोर्ट में उस चेक की बुनियाद पे वसूली भी करवाना चाहता है। तो अब अगर वो कोर्ट में आके चेक की बुनियाद पे केस कर देता है और कल को ओरिजिनल चेक जो है वो किसी तीसरे बंदे के पास निकलता है, तो वो तो इधर से ये बंदा जो है वो पैसे ले उड़ेगा अदालत के थ्रू, और वो जो तीसरा बंदा है वो जाके एक नया दावा कर देगा जी कि असल तो मेरे पास है। तो ये रूल ये कहता है कि अगर कोई ये कहता है कि जैसा मुझसे असल गुम गया है लेकिन मैं जो है वो यानी कॉपी की बुनियाद पे ये रिकवरी का दावा करना चाहता हूं, तो उस सूरत में उसको कोर्ट में जो है वो श्योरिटी देनी पड़ेगी इस बात की। जितने मतलब 10 लाख का चेक है तो 10 लाख रुपए की श्योरिटी कोर्ट में सिक्योरिटी जमा करवानी पड़ेगी कि अगर कल को उठ के कोई तीसरा बंदा क्लेम करता है तो वो जो तुमसे सिक्योरिटी ले रहे हैं उससे उसको इंडेमनीफाई किया जा सके। होप कि आपको मेरी बात की समझ आ गई। मैं जब दोबारा पढ़ूंगा ना तो आपको समझ आ जाएगी। Where the suit is founded upon a negotiable instrument and it is proved that instrument is lost and an indemnity is given by the plaintiff, ठीक है, टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट, और कोर्ट को वो क्या कर देता है? श्योरिटी दे देता है अगेंस्ट द क्लेम ऑफ एनी अदर पर्सन अपॉन सच इंस्ट्रूमेंट। कल को कोई भी उठ के कहे जी कि असल मेरे पास है, द कोर्ट में पास अ डिग्री एज इट वुड हैव बीन पास्ड इफ द प्लेंटिफ हैड प्रोड्यूस्ड द इंस्ट्रूमेंट टू कोर्ट व्हेन द प्लेंटिफ वाज प्रेजेंटेड। तो अगर उसने वो सिक्योरिटी दे दी है तो कोर्ट ऐसे ही समझ के डिग्री पास करेगी जैसे उसने असल अदालत में पेश कर दिया है, एंड हैड द एट द सेम टाइम डिलीवर अ कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू बी फाइल्ड विद द प्लेंट, और उसने उसकी एक कॉपी भी दे दी थी जो कि प्लेंट के साथ लगाई गई थी। कहने का मतलब ये है कि अगर उसने वो जितने का वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उतने की श्योरिटी दे दी है तो कोर्ट ऐसे ही समझेगा कि वो ओरिजिनल ले आया है और उसकी उसने एक कॉपी जो है वो प्लेंट के साथ भी लगा दी। हो कि आपको मेरी बात की समझ आ गई है। अब रूल 17 क्या कहता है? प्रोडक्शन ऑफ शॉप बुक्स। ठीक है, अच्छा ये मैं आपको बता देता हूँ ये क्या। देखें, शॉप बुक्स, अकाउंट्स, वो मोटी मोटी बुकें, खाते, लेजर, तो वो सारे जो हैं वो अगर अदालत में आने शुरू हो जाएंगे वॉल्यूम्स के वॉल्यूम, तो अदालत तो भर जाएगी। ठीक है, जो कंपनीज के केसेस होते हैं या बड़ी बड़ी जो होती हैं कंपनीज, उनके तो बहुत बड़े बड़े वॉल्यूम होते हैं। ठीक है, तो फिर उसका तरीकेकार क्या है कि अगर ऐसी सिचुएशन हो कि एक बहुत बड़ा जो है वो वॉल्यूम है अकाउंट्स का या खाते का, तो उसमें फिर उसका तरीकेकार ये होगा कि वो बंदा जो है जिसने वो डॉक्यूमेंट पेश करना है वो ओरिजिनल अदालत में लेके आएगा, जैसे भी लाए। जब वो अदालत में ले आएगा तो अदालत खुद ही अपने बंदे के जरिए वो रेलिवेंट पेज आइडेंटिफाई करेगी जिसकी बुनियाद पे उसने दावा किया है, और वो रेलिवेंट जो डॉक्यूमेंट या पेज होगा उसकी फोटोकॉपी के साथ उसको कंपेयर कर लिया जाएगा। ठीक है, कि ये सेम है, उसके ऊपर लिख दिया जाएगा कि इसको जो है ओरिजिनल से कंपेयर कर लिया गया है, और वो जो ओरिजिनल वॉल्यूम होगा वो उसको पार्टी को क्या कर दिया जाएगा कि इसको उठाओ और घर ले जाओ, और वो जो एक कॉपी उसने जो कंपेयर विद की होगी, ट्रू कॉपी जो होगी, उसको किसका हिस्सा बना दिया जाएगा? उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया जाएगा। होप कि आपको मेरी बात की समझ आ गई। मैं दोबारा आपको बताता हूँ, अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो वॉल्यूम्स में है, ठीक है, तो वो मिसल का हिस्सा बनना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उसका तरीकेकार ये है कि ओरिजिनल वो असल अदालत में लाया जाता है, अदालत असल से नकल को कंपेयर करके तो नकल वाला पेज जो है वो मिसल में लगा देती है और असल वाला वापस कर देती है। ठीक है,
production of shop book, save insofar as otherwise provided by Bankers Book Evidence Act, where the document on which the plaintiff sues is an entry in a shop book or other account or possession his possession or power, the plaintiff shall produce the document or account at the time of plaint together with a copy of entry on which he relies. अच्छा जी, original entry to mark and return. The court or such officer as appointed in this bab shall forthwith mark the document for the purpose of identification, and after examining and comparing the copy with the original shall, if it found correct, certified it to be so and return the book to the plaintiff and cause the copy to be filed up. Explanation: where a shop book or other account written in a language other than the English or language of the court is produced with a translation or translation of any relevant entry, the party producing it shall not be required to present a separate affidavit as to correctness of the translation or transliteration, but shall add a certificate to the document itself that it is full and true translation or transliteration of the original entry, and no examination or comparison of the ministerial officer shall be required except by special order of the court. ये सिंपल ये कहता है, वो कहता है यहाँ पे एक बुक आ गई और वो बुक की जो लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज जो है वो कोड की लैंग्वेज से डिफरेंट है, तो अब समझ ही नहीं आ रही उस पे कि उस पे क्या लिखा है या क्या नहीं लिखा। तो एक्सप्लेनेशन ये कहती है कि उसके लिए एक अलहदा से ट्रांसलेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है या अलहदा से एफिडेविट लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल वो पार्टी उसी जो वो लेके आई है, वो उसकी कॉपी लेके आई है या ट्रांसलेशन लेके आई है, उसी के नीचे वो एक सर्टिफिकेट दे दे कि इट इज़ ट्रू ट्रांसलेशन ऑफ द ओरिजिनल लैंग्वेज, तो वो काफ़ी होगा। उसके लिए अलहदा से वो करवाने की ज़रूरत नहीं होगी, अनलेस कि कोर्ट ऑर्डर करे कि ये जो ट्रांसलेशन है इसकी वेरिफिकेशन करवाई जाए। होप कि आपको मेरी बात की समझ आ गई। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। तो बच्चों, इम्पोर्टेंट तो रूल 14 ही था, रूल 14 15 बहरहाल हमने 16 17 भी पढ़ लिया। अब हम आ जाते हैं किसके ऊपर, उसके ऊपर उसकी पेनल्टी के ऊपर, ठीक है। इनएडमिसिबिलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट नॉट प्रोड्यूस व्हेन प्लेंट फाइल्ड, ठीक है। आप डॉक्यूमेंट विच आउट टू बी, अच्छा देखें उधर ऑर्डर 8 में भी ऐसी प्रोविजंस होंगी जैसी इधर हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हम उधर जाके देखेंगे। आर डॉक्यूमेंट विच आउट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द plaintiff when the plaintiff is presented are to be entered list to be added or next to the plaint, and which is not produced and entered accordingly shall not without leave of the court be received in evidence on his behalf at the hearing of the suit। तो आपको मेरी बात की समझ आ गई बच्चों, कि वही बात हुई कि भाई अगर आपने वो डॉक्यूमेंट जो है साथ भी लफ नहीं किया, लिस्ट में रिलाय भी नहीं किया, तो फिर बाद में आप उसको पेश नहीं कर सकोगे, ठीक है। ये रूल 18 बता रहा है, ठीक है। जबकि एक्सेप्शन क्या है, ऑर्डर 13 रूल 2, जहां कोर्ट की परमिशन के साथ फर्दर डॉक्यूमेंट दिया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, nothing in this rule applies to the document produced for cross examination of the defendant witnesses। अब ये इसकी एक्सेप्शन आ गई, यहाँ पे डिफेंडेंट के विटनेस का क्रेडिट इम्पीच करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट पेश किया जा रहा है, तो वो उसका दावे से कोई तल्लक नहीं है, उसका दावे से कोई तल्लक नहीं है। आप तो विटनेस को एक डॉक्यूमेंट पेश करना चाहते हैं कि तुम्हें पहले भी परजरी की सजा हो चुकी है, तुम तो पहले भी अदालतों में शहादत देते रहे हो, ठीक है। तो वो डॉक्यूमेंट जो है वो क्या कहते हैं, तो उस सूरत में जो है वो उसको वो डॉक्यूमेंट पुट किया जा सकता है। or in answer to any case set up by the defendant or handed to the witness merely to refresh his memory। यहाँ पे डिफेंडेंट ने जो दावे में एक नई बात कर दी है, तो अब प्लेंटिफ उसको कंट्राडिक्ट करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट ला रहा है, तो वो दे सकता है अदालत में, क्योंकि वो डिफेंडेंट ने इन एडिशन कोई बात की है। प्लेंटिफ के डॉक्यूमेंट आने के बाद डिफेंडेंट ने एक नई बात की है, तो डिफेंडेंट के वर्जन को निगेट करने के लिए अगर कोई डॉक्यूमेंट प्लेंटिफ देना चाहता है तो वो दे सकता है, ठीक है। अच्छा, और हैंडेड टू अ विटनेस मेयरली टू रिफ्रेश अ मेमोरी, या किसी विटनेस को अगर मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट दिया जा रहा है तो वो भी दिया जा सकता है। ये इसकी क्या है, ये एक्सेप्शन है। होप के बच्चों आपको मेरी बात की समझ आ गई। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको हर लिहाज से ऑर्डर 14 15 16 और 17 जो है वो मैं आपको जो है वो क्या कर सकूं, वो मैं आपको समझा सकूं, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं थोड़ा सा वो हाई कोर्ट के
जो मैं आपको बता रहा था कि हाई कोर्ट के का वो जो रेलिवेंट प्रोविजन है उसको भी हम एक दफ़ा जो है वो क्या कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं। ठीक है। हाँ। अच्छा, इससे भी पहले ना मैं आपको एक दफ़ा ऑर्डर 13 रूल 1 के ऊपर आपको मैं लेके जाना चाहता हूँ कि ऑर्डर 13 रूल 1 जो है वो क्या है। अच्छा जी, ये आ गया ऑर्डर 13 रूल 1। ये क्या है? ठीक है। देखिए, हमने क्या पढ़ा था, 3 कैटेगरीज थी ना। एक ये था कि वो जो डॉक्यूमेंट उसके पोजेशन में है और वो साथ में जो लव कर रहा है, और दूसरा डॉक्यूमेंट वो था जो उसके कब्जे में था लेकिन वो पेश नहीं कर सकता था। तो उसका भी टाइम है कि जब फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज के वक्त जो है वो उसने वो डॉक्यूमेंट कोर्ट में क्या है पेश कर देना है। तो ये ऑर्डर 13 रूल 1 उसी की बात करेगा कि वो जो तुमने ऑर्डर 7 रूल 14 में लिखा था कि ये डॉक्यूमेंट मैं पेश करवा सकता हूँ या मेरे कब्जे में है लेकिन मैं बाद में पेश कर दूंगा, तो आज फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है, वो डॉक्यूमेंट अदालत में पेश करो। ठीक है, मैं आपको पढ़ के सुनाने लगा हूँ। The parties or their pleaders shall produce at the first date of hearing all the documentary evidence of every description in their possession or power on which they intend to rely and which has not already been filed in the court, and all document which the court has ordered to be produced। कह रहा है कि वो डॉक्यूमेंट जो पहले से अदालत में आपने पेश नहीं किया लेकिन जिसमें आपने रिलाय किया था और आपने कहा था कि मैं खुद इसको पेश करूंगा, उसको अब तुम अदालत में क्या कर दो, पेश कर दो। द कोर्ट शैल रिसीव द डॉक्यूमेंट सो प्रोड्यूस provided that they are accompanied by an accurate list thereof prepared in such form as the High Court direct। कहता है कि कोर्ट वो डॉक्यूमेंट उससे लेगा लेकिन वो प्रॉपर फॉर्म में होनी चाहिए, उस लिस्ट की सूरत में होनी चाहिए जो कि हाई कोर्ट कहती है कि इस लिस्ट की सूरत में आनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, वो अभी देखते हैं वो लिस्ट कौन सी है। ऑन प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स अंडर दिस रूल द कोर्ट मे कॉल अपॉन द पार्टी टू एडमिट और डिनाई द डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस इन द कोर्ट एंड रिकॉर्ड देयर एडमिशन और द केस मे बी आर डिनाई। जब एक पार्टी डॉक्यूमेंट दे देगी तो उसके बाद कोर्ट दूसरी पार्टी से पूछेगा कि हाँ बताओ आप ये डॉक्यूमेंट एडमिट करते हो या डिनाई करते हो, ताकि कोर्ट को केस समझने में आसानी रहे। तो होप कि आपको मेरी बात की जो है वो क्या है समझ आ गई है, वेरी इजी। अच्छा, अब एक तीसरी लिस्ट की बात हो गई है। देखिए, एक लिस्ट तो वो थी जो प्लेंटिफ ने लगानी थी ऑर्डर 7 रूल 14 की। कहाँ गई वो लिस्ट? ये एक डिफेंडेंट ने लगानी थी जो ऑर्डर 8 रूल 1 की थी। अब एक तीसरी लिस्ट आएगी और इसमें कौन से डॉक्यूमेंट होंगे जो कि उसने पहले नहीं दिए। ठीक है, तो ये देखे ना द पार्टी, और इसमें वो सारे डॉक्यूमेंट जो है वो उनको जो नहीं दिए वो भी क्या करेगा, कोर्ट में पेश भी करेगा और साथ में उसकी लिस्ट भी लिखाएगा। अब ये कौन सी लिस्ट है? इसको कहते हैं डियर एस्पिरेंट्स लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट अंडर ऑर्डर 13 रूल 1 या फ्रिज दस्तावेजात पेश करदा। और रूटीन क्या है कि जो वो वकला हजरात हैं वो ये वाली लिस्ट शुरू में इंस्टीट्यूशन के वक्त ही साथ लगा देते हैं और ये कह के कि भाई हम बाद में कोई डॉक्यूमेंट नहीं पेश करना चाहते, जो भी डॉक्यूमेंट है वो हम अभी साथ लगाते हैं। तो ये जो ऑर्डर 13 रूल 1 की जो उसने डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग पे जो देनी होती है लिस्ट, बेसिकली वो उसको शुरू में ही फिल करके लगा देता है। तो अब 2 लिस्टें आती हैं, एक ऑर्डर 7 रूल 14 की जिसमें वो डॉक्यूमेंट भी लिखे होते हैं जो पेश किए जा रहे होते हैं और वो डॉक्यूमेंट भी लिखे होते हैं जो वो बाद में पेश करेगा। साथ में वो ऑर्डर 13 रूल 1 की भी लगा देता है और उसमें भी वही डॉक्यूमेंट लिख देता है जो कि उसने साथ में क्या करने होते हैं, अनेक्स करने होते हैं। ठीक है, अब हम जरा उसको जो है ना एक नजर उसको देख लेते हैं कि ये कौन सा वो जो है वो किसकी ये बात कर रहा है। ये इसकी बात कर रहा है बच्चों, ये देखो ये है फिर दस्तावेजात पेश करदा ऑर्डर 13 ऑर्डर 12 रूल 10, ये गलत लिखा है इसने, ये है ऑर्डर 13 रूल 1 ऑर्डर, अच्छा सॉरी ये मेरे ख्याल शायद फौजदारी वाली आ गई, व्हाट्सएवर ये आ गई बच्चों। तो आपको नजर आ गई, मेरी बात नजर आ गई। ये है फ्रिज दस्तावेजात पेश करदा और
ये इस पे क्या होगा, अदालत का नाम होगा, दावा होगा, ठीक है। अच्छा, नंबर शुमार होगा, नोयत और व तारीख दस्तावेजात अगर कोई है वो लिखी जाएगी, ठीक है। ठीक है कि दस्तावेजात क्या है, फिर किस लिए दी जा रही है। अच्छा, अच्छा, अगर उसको कोई एग्जिबिट कोर्ट ने लगाया है, वो एग्जिबिट क्या है, ठीक है। अगर कोर्ट ने ये बाद में कोर्ट उसको फिल करेगी, वक्त के साथ साथ कोर्ट फिल करेगी। देखिए फिलहाल ये नंबर शुमार होगा, जो दस्तावेज दे रहा है वो देख रहा होगा, और वो ये बताएगा कि मैं किस लिए दे रहा हूँ, मैं मुआहदे को साबित करने के लिए दे रहा हूँ। और जब अगर वो साबित हो जाती है तो कोर्ट बाद में यहाँ पे लिखेगी कि ये डॉक्यूमेंट जो है वो इसको ये एग्जिबिट लगा दिया गया है। और अगर वो कोर्ट उसको बाद में नामंजूर कर देती है या वो डॉक्यूमेंट वापस कर देती है, तो कोर्ट यहाँ पे उसके बारे में क्या करेगी, एंट्री करेगी। और आखिर पे जो है वो उसका प्लीडर या वो साइल जो है उसके जो है वो दस्तखत भी जो है वो उस पे ऊपर क्या किए जाएंगे, वो लिए जाएंगे। तो ये है फर्ज दस्तावेजात पेश करदा, फर्ज दस्तावेजात पेश करदा, जो कि फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे डॉक्यूमेंट पेश किए जाएंगे। लेकिन रूटीन में वकला हजरात जो हैं ये डॉक्यूमेंट जो है वो फर्स्ट डेट पे ही साथ लगा देते हैं। अब बच्चों सिर्फ एक चीज रह गई, और अब वो ये है कि हमने हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर का वो पास पढ़ना है, और वो आपको बड़ा उसमें जो है वो एक्सपर्ट कर देगा इंशाल्लाह। ये आ गया आपके सामने हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर वॉल्यूम 1, और उसका चैप्टर जो है वो कौन सा था, चैप्टर 1 पार्ट जी, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। अच्छा, अब तक हमने जो पढ़ा है ना ये उसका खुलासा है, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड लिस्ट अलोंग विद प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट ऑन फाइनल हियरिंग, द मेन प्रोविजन ऑफ द कोड विद रिगार्ड टू द प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट बाय द पार्टीज एज फॉलो। अब वो सारी वो कह रहा है ये प्रोविजन सबसे पहले कह रहा है, वो कह रहा है, अब कहता है अकॉर्डिंग टू According to Order 7, Rule 14, when the plaintiff sues upon a document in his possession or power, he shall produce it in the court when the plaint is presented and deliver the document itself or a copy thereof to be filed with the plaint. If he relies on any other document, whether in his possession or power or not, as evidence in support of his case, he shall enter such document in a list to be next to the plaint. If the documents are not so produced or entered in the list, they cannot be proved at a later stage without leave of the court unless they fall within the exception given in order 7 rule 18 sub rule 2। वही कि आप अगर विटनेस का क्रेडिट इम्पीच करना चाहते हो तो फिर आप वो डॉक्यूमेंट भी दे सकते हो जिस पे आपने निसार नहीं किया हुआ, या मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए देना चाह रहे हो, या प्लेंटिव वो वर्शन साबित करना चाहता है जो डिफेंडेंट ने रिटन स्टेटमेंट में लिया है। तो बच्चों ये उसने क्रक्स बता दिया जो हमने अभी तक जो है वो पढ़ा है, ठीक है। अच्छा, ये था प्लेंटिफ के लिए। अब डिफेंडेंट के लिए क्या है, कहता है Order 8 Rule 1 as amended similarly require the defendant to produce with his written any document upon which his defense or claim is set of is founded. The defendant must also next to the written statement a list of all documents on which he intend to rely whether in his possession or power or not in support of his defense or claim to set up। बच्चों क्यों समझ आ गई मेरी बात की कि डिफेंडेंट ने भी ऑर्डर 8 रूल 1 की लिस्ट जो है वो क्या करनी है, वो दाखिल करनी है। अब ये वो बात आ गई तीसरी लिस्ट की। कहता ऑर्डर 13 रूल 1 lays down that party shall produce at the first hearing of the suit documentary evidence of every description in their possession or power on which they intend to rely and which has not been already filed in the court, and all documents which the court has ordered to be produced. If the documents are not so produced at first hearing, they cannot be produced at later stage unless good cause is shown to the satisfaction of the court। तो ये वो डॉक्यूमेंट है जो वो उसने जिसपे इंसार किया था और कोर्ट से कहा था कि मैं ये डॉक्यूमेंट कोर्ट को पेश कर दूंगा, तो वो डॉक्यूमेंट जो डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग है उस पे उसने उसको क्या करना है, पेश कर देना है। अब डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग जो है ये कंट्रोवर्सी है इसके बारे में। कुछ ये कहते हैं कि जब डिफेंडेंट आ जाता है कोर्ट में तो वो डेट ऑफ या उसके बाद वाली डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग होती है, और कुछ लोग ये कहते हैं नहीं नहीं, जब इशू फ्रेम होने लगते हैं तो वो डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग कहलाती है। तो दोनों व्यू जो है वो चलते हैं। अब मैं आगे चलता हूँ। अब वो कहता है अच्छा ये तो लिस्ट ऑफ विटनेस के बारे में ना, इसकी तो हमें अभी जरूरत नहीं है, लिस्ट ऑफ विटनेस तो हम नहीं पढ़ रहे, ठीक है।
लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू द कंपेयर विद लिस्ट। अच्छा, अब वो वाली बात बड़ी इंटरेस्टिंग जो मैं आपको बता रहा था, कह रहा है ये पढ़ेंगे क्या कह रहा है। Whenever any document are produced by the party in course of suit, whether with plain or written statement or at a later stage, they must always be accompanied by a list in duplicate in the form given below. Document produced must be forthwith compared with the list, and if found correct, the original list should be signed by the reader of the court, and its duplicate copy similarly signed should be returned to the party presenting the document. In column 4 of the court should not note the manner in which the document was dealt with, whether it was admitted in evidence or rejected and returned to the party concerned or impounded as the case may be। देखो बच्चों, वही बात वो कह रहा है, वो कह रहा है जब एक डॉक्यूमेंट लिस्ट के साथ लग के आएगा तो कोर्ट ने क्या करना है, जो डुप्लीकेट है उसके ऊपर साइन करके उस पार्टी को ओरिजिनल पे साइन करके उसको मिसल में लगा देना है, उसको कंपेयर करके कि क्या लिस्ट के मुताबिक डॉक्यूमेंट पूरे हैं, और जो डुप्लीकेट होगी फोटोकॉपी होगी वो साइन करके दूसरी पार्टी को रसीद के तौर पे दे देनी है। और फिर उसका जो कॉलम नंबर 4 है, कॉलम नंबर 4 जो है ये वाला, इसमें कोर्ट ने लिखना है कि कोर्ट ने उस डॉक्यूमेंट का क्या किया, कोर्ट ने उसको प्रूव किया, डिसप्रूव किया। बेसिकली ये एक ही कॉलम है, ये अगर दस्तावेज शामिल अगर नामंजूर की गई ये है, तो ये बात की बात है कि कोर्ट उसको प्रूव्ड समझती है या डिसप्रूव्ड समझती है, ये बात की बातें हैं। ठीक है, मेरी बात समझ आ गई आपको। अच्छा, उसके बाद बेगम पानी देना। अच्छा ये देखें, ये आ गया लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड बाय प्लेंटिव डिफेंडेंट अंडर ऑर्डर 13 रूल 1, ये दोनों के लिए। देखें, ऑर्डर 7 रूल 14 प्लेंटिव के लिए, ऑर्डर 8 रूल 1 डिफेंडेंट के लिए, और ऑर्डर 13 रूल 1 दोनों के लिए। तो ये वाला वो लिखा हुआ है और नीचे ये स्पेसिमन बना हुआ है, आप गौर करें, ये यही तो है, यही तो है, ये उर्दू में है, ये इंग्लिश में है। तो ये वो है, ये वो फरिस्त है जिसको जो है वो फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे साथ क्या कर दिया जाता है, साथ लगा दिया जाता है कि ये फरिस्त पेश करना है। हालांकि इसको बाद में भी दिया जा सकता है, किस वक्त, जब वो क्या कहते हैं, जब फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग होती है तो उस वक्त भी दिया जा सकता है, लेकिन वो शुरू में ही इसको साथ में जो है वो क्या करते हैं, वो अनेक्स कर देते हैं। तो होप कि बच्चों आपको मेरी बात जो है वो समझ आ गई। ठीक है, अच्छा उसके बाद थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, वो क्या है, ये हमने पढ़ लिया है। असूल ये है कि एक फ्री की शहादत, अच्छा ये हमने सब कुछ कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, एक तीसरी किस्म की भी फरिस्त है जिसे फरिस्त पेश करदा या दस्तावेज जेर ऑर्डर, ऑर्डर 13 रूल 1 कहते हैं। बात यह है कि हमने ऊपर पढ़ा है कि अगर कोई दस्तावेज किसी फ्री के कब्जा में है मगर वो उसे किसी वजह से अपने अर्जी दावे या जवाब दावा के साथ लफ नहीं कर सकता, फिर वो पहली समाअत के मौका वो दस्तावेज अदालत में पेश करेगा, और दस्तावेजात पेश करते वक्त वो उन दस्तावेजात का एक फरिस्त में इंदराज करेगा जिसे फरिस्त पेश करदा जेर ऑर्डर 13 रूल 1 कहते हैं। आमतौर पर वकला हजरात अर्जी दावा या जवाब दावा दाखिल करते वक्त साथ ही ये फरिस्त भी लगा देते हैं, जिसका मतलब ये है कि वो जो दस्तावेजात पहली समाअत की तारीख पर देना थी वो अभी उसको पेश कर रहे हैं। प्लीज गो थ्रू ऑर्डर 13 रूल 1। अब बच्चों एक बात रहेगी कि अगर उसने एक डॉक्यूमेंट नहीं दिया जो लिस्ट पेश करदा में भी नहीं है, जो लिस्ट नसार में भी नहीं है, ऑर्डर 7 रूल 14 में भी नहीं है, ऑर्डर 8 रूल 1 में भी नहीं है, ऑर्डर 13 रूल 1 में भी नहीं है, तो फिर हम पढ़ लेते हैं ऑर्डर 13 और रूल कितना, रूल 2 वो क्या कहता है। देखें, रूल 18 ने तो कह दिया ना कि वो डॉक्यूमेंट नहीं पेश कर सकेगा, ठीक है, एक्सेप्ट एक दो एक्सेप्शन। अब ये वाला डॉक्यूमेंट जो रूल 2 जो है ये भी बताता है, कहता है नो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन पोजेशन और पावर ऑफ पार्टी विच शुड हैव बीन बट हैज नॉट बीन प्रोड्यूस्ड इन अकॉर्डिंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ रूल 1 शैल बी रिसीव्ड एट एनी सबसीक्वेंट स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग अनलेस गुड कॉज इज शोन, कि वो कोई वजह बताए जिस वजह से वो नहीं दे सका, टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट फॉर नॉन प्रोडक्शन ऑफ द एंड द कोर्ट रिसीविंग एनी सच शैल रिकॉर्ड द रीजन फॉर डूइंग सो। और अगर कोर्ट उसको परमिशन दे रहा है तो कोर्ट उसकी रीजंस भी जो है उसको क्या करेगा, उसको लिखेगा। तो ये बेसिकली वो है एडिशनल एविडेंस अगर देना है तो वो जो है वो ऑर्डर 13 रूल 2 के तहत आपने कोर्ट को एप्लीकेशन देनी है, और फिर आपने उसके बाद जो है वो आगे चलना है। अल्हम्दुलिल्लाह डियर एस्पिरेंट्स, हमने ऑर्डर
हमने ऑर्डर 13 रूल 2 को भी देख लिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज ऑर्डर 14 से 18 और वो फ्रिज जो पेश करदा, उनका ऑब्जेक्ट, उनका पर्पस, उनके कंसिक्वेंसेस, वो सारे के सारे हम लोगों ने पढ़े। अब अगर आप अपने नोट्स बना लें, इसके थोड़ा सा वो बना लें, थोड़ी सी इसकी हेडिंग वगैरह कर लें, तो इंशाल्लाह आपको बड़ा फ़ायदा होगा और इंशाल्लाह आप जज बनेंगे, आप प्रोसिक्यूटर बनेंगे, आप एडिशनल सेशन जज बनेंगे, आप हाई कोर्ट जाएंगे और कुछ नहीं तो आप एक कामयाब वकील ज़रूर बनेंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है, ज़रूर शेयर करना है, ज़रूर कमेंट करना है। जब भी आप पढ़ें, चाहे आप 6 माह बाद इस लेक्चर को गो थ्रू करें, कमेंट ज़रूर करना है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।